Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, my dear friends. My name is Qamar Zuban Malik. I am teacher and trainer. I have an experience of 10 years teaching. उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और खूबसूरत ज़िंदगी से इस वक्त लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की इंग्लिश जो कि BA कोड 1423 इसको कम्प्रीहेंसिव वे से पढ़ाया जाए, तो मैं एक मुकम्मल प्लेलिस्ट लेके वीडियोस की आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मैं अपने एक 10 साल एक्सपीरियंस के बाद अपनी पूरी टीचिंग स्किल्स को यूज़ करते हुए आपके साथ में अपना नॉलेज शेयर करूँगा। और आपने सिर्फ करना इतना है कि आपने तवज्जो से इस पूरी प्लेलिस्ट को देखना है और इस प्लेलिस्ट को अपने दूसरे दोस्तों के साथ आपने शेयर कर देना है। तो चले चलते हैं अपनी इस पहली वीडियो की जानिब। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की BA की इंग्लिश जो कि कोड 1423 है इसकी बात करूं तो ये बाकी तमाम इंग्लिश लैंग्वेज जो हम इंग्लिश की बुक्स पढ़ते हैं उनसे बड़ी डिफरेंट किताब है। ये कम्युनिकेशन स्किल्स पे बेस करती है। इसमें बड़े कम्प्रीहेंसिव तरीके से आपको इंग्लिश जुबान बोलना सिखाया गया है। अगर हम इस बुक को स्टडी करें तो आपने देखा होगा कि इसमें ना तो समरियाँ ना खलासें और बड़ी एक डिफरेंट किस्म की एक बुक है कि जो एक डिफरेंट किस्म का कोड है जिसको आप स्टडी करके बेहतरीन तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं। अगर आप इसको स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि ये टोटल 9 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है और हर चैप्टर एक बेसिक फंक्शन से स्टार्ट हो रहा है। उस फंक्शन में इंग्लिश जुबान को समझाने की बड़ी बेहतरीन कोशिश की गई है और मैं समझता हूँ कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अगर आप इन फंक्शंस को समझ जाते हैं तो आप बड़े आसान तरीके से इस इंग्लिश को आप सीख सकते हैं। और अगर मैं इसका दूसरा मेन पॉइंट आपके साथ में शेयर करता चलूँ तो आपने ये देखा होगा कि इसमें अगर आप ओपन यूनिवर्सिटी की इस BA क्लास की इंग्लिश को आप पास करना चाहते हैं तो फिर आपको करना ये पड़ेगा कि लंबे चौड़े फिक्रों और बड़ी लंबी तफसील के बजाय आपको करना ये पड़ेगा कि सादा मुख्तसर फिक्रे और बेहतरीन तरीके से इंग्लिश को लिखने की कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाके आप इसमें बेहतरीन नंबर ले सकते हैं। और अगर मैं इसका तीसरा मेन पॉइंट आपको बताऊं तो देखिए, आप इंग्लिश जुबान है, आप सीखना चाहते हैं, इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। आपको रोजाना 1 से 2 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर जाके इस इंग्लिश जुबान को सीख सकते हैं। और मेरी आखिरी टिप आप दोस्तों के साथ ये है कि आप काइंडली कोई एक इंग्लिश अखबार आप उसको जरूर स्टडी कीजिए। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो फिर आपको इंग्लिश में सोचना पड़ेगा, उर्दू में सोच के आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। तो ये कुछ बेसिक टिप्स हैं इस इंग्लिश जुबान को सीखने के लिए और इस कोड को कम्प्रीहेंसिवली समझने के लिए आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा और इंशाल्लाह ये आपको बहुत मुख्तसर वक्त में, बहुत कम दौरानिए में आप इस इंग्लिश को याद करके बेहतरीन मार्क्स ले सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इस पहले यूनिट को मैं स्टार्ट करने से पहले आपके साथ वो शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। हम डेली लाइफ में बहुत से अल्फाज बोलते हैं और वो अल्फाज इतने कॉमन होते हैं कि हम उन्हें अगर शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करें तो वो मोस्ट कम्प्रीहेंसिव साबित हो सकते हैं, सुनने में भी अच्छे लगते हैं। तो मैं कुछ ऐसे अल्फाज जो कि फुल वर्ड्स होते हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा। कुछ अल्फाज हैं जैसे आयन, दैट्स, आइट, वांट, कांट, कुडंट, डिडंट, आइल, इजंट इट, we've, haven't, hasn't, hadn't and aren't। ये कुछ अल्फाज हैं कि जो हम कॉमनली शॉर्ट फॉर्म में इनको यूज कर रहे हैं। तो इनकी फुल फॉर्म आयन को हम शॉर्टली आयन कह सकते हैं, दैट इज को दैट्स, आई हैड आई वुड को आइट, वुड नॉट को वुडंट, कांट को कैन नॉट को कांट, could not को couldn't, did not को didn't, I will को I'll, is not it को isn't it, we को we have not को haven't, has not को hasn't, had not को hadn't and are not। इसे हम aren't में इसको हम आसानी से प्रोनाउंस कर सकते हैं। आप जब ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश आप सीख लेते हैं तो बड़ा एक कम्प्रीहेंसिव इंपैक्ट पड़ता है सुनने वाले पे भी और ये एक अप टू डेट इंग्लिश है। आप ये अल्फाज इस्तेमाल करके बेहतरीन तरीके से दूसरे को मोस्ट कम्प्रीहेंसिवली आप उसे समझा सकते हैं।
माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं फर्स्ट चैप्टर की बात करूं तो ये आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चंस। आप जब किसी से मिलते हैं, सवाल कैसे किए जाते हैं, उनसे जवाब कैसे पूछे जाते हैं, तो ये एक बड़ा कंप्रीहेंसिव तरीका यहाँ पे इस फर्स्ट यूनिट के अंदर, फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये डिस्कस किया गया है। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। आप जब भी किसी से सवाल पूछते हैं तो इंग्लिश में एक कॉमन सी चीज इस्तेमाल होती है, WH वाले क्वेश्चंस। जैसे मिसाल के तौर पे व्हेन, हु, वेयर, which, what, why, ये तो अल्फाज हैं कि जो कॉमनली यूज करके आप दूसरे से सवाल कर सकते हैं। तो मैं कुछ कॉमनली यूज होने वाले क्वेश्चन जो एक वर्ड्स हैं वो आपके साथ में शेयर करने वाला हूं और उनके साथ एग्जांपल्स भी इंशाल्लाह आपके साथ में शेयर करूंगा। फॉर एग्जांपल, व्हेन डू यू लीव होम फॉर कॉलेज? वेयर डू यू लीव? व्हाई? Why are you driving so fast? What is your name? Which street do you live in? Whose car are you driving? Whom do you want to meet? Who live with you? What is your name? Whom are going to call you? When did the train arrive? How did she feel after she took a nap? Why you don't get up early in the morning? ये वो कुछ अल्फाज हैं कि जिनको हम सीख के बड़ी आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हैं। किसी दूसरे के साथ हम अपनी गुफ्तगू को स्टार्टअप कर सकते हैं। तो ये चंद अल्फाज हैं जिनको आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिए और इनसे आप अल्फाज बनाना सीखिए। हम इनसे क्वेश्चंस करते हैं और अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोड 1423 के एनुअल पेपर में अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके सामने एक आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी है, आप उससे अपने इंटरव्यू लेना है और उससे मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछने हैं। तो वो कुछ बेसिक 20 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आपने गौर से सुनना है, इसको आपने नोट कर लेना है कि क्वेश्चन कैसे स्टार्टअप किया जाता है, गुफ्तगू कैसे आगाज किया जाता है। So first of all, what's your name? Where do you live? What is your qualification? What do you plan next? Who is your favorite writer? Who is your favorite personality? How do you see the future of Pakistan? Who is your ideal leader? Why do you want this job? What do you do in your free time? What makes you happy? What makes you angry? What are your future goals? What are your hobbies? What's going on? What is the name of your next play? Where were you born and brought up? Where did you get your education from? What's your favorite hobby? ये वो कुछ अल्फाज हैं कि जिनको आप स्टार्टअप के तौर पे आप आगाज कर सकते हैं। और अगर आप इन अल्फाज को अपने पास नोटबुक पे नोट कर लीजिए तो ये अल्फाज, ये वो क्वेश्चन मार्क्स हैं, वो क्वेश्चन वर्ड्स हैं जिनको स्टार्ट करके आप किसी से एक बेहतरीन इंटरव्यू ले सकते हैं। और मैं एक चीज यहाँ पे आपको वाज़ेह तौर पे बताता चलूँ, पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी क्वेश्चंस बदलते हैं। जो जिस इंसान का प्रोफेशन है, जो इंसान जो एक सोसाइटी के अंदर रोल प्ले कर रहा है, उस रोल के मुताबिक क्वेश्चन किए जाते हैं। ये कुछ जनरल क्वेश्चंस थे कि जिनको आपने इन वर्ड्स को यूज करके आप क्वेश्चंस बना सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं और 1423 कोड के इस एनुअल पेपर को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपसे बात की कि WH वाले वर्ड्स यूज करके आप क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं। तो इंग्लिश में एक और बड़ी खूबसूरत बात है कि आप हेल्पिंग वर्ब्स को भी यूज करके आप अल्फाज पूछ सकते हैं, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है, शी इज प्रीटी। आप इसको अगर क्वेश्चन मार्क में बदलना चाहते हैं, क्वेश्चन में बदलना चाहते हैं, तो आप इसके हेल्पिंग वर्ब जो कि इज है, आप उसको उठा के शुरू में ले आइए, इज शी हैप्पी। फॉर एग्जाम्पल, दे आर लीविंग टुमारो, आर दे लीविंग टुमारो? शी हैज फिनिश्ड स्कूल, हैज शी फिनिश्ड स्कूल? कैन दे कम टुमारो? विल दे कम टुमारो? Has he bought a new car?
अगर मैं आपको शॉर्ट वे में समझाना चाहूँ तो मैं इस तरह समझाऊंगा कि व्हाट क्वेश्चंस, WH वाले क्वेश्चंस के अलावा आप इंग्लिश में जो क्वेश्चंस बनाना चाहते हैं, आप हेल्पिंग वर्ब्स जैसे फॉर एग्जांपल डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, वाज, वर, शैल, विल, ये अल्फाज और मॉडल वर्ब्स यूज करके आप उनको सिंपली उठा के जुमले के शुरू में ले आइए, और आप जब उनसे आप स्टार्टअप करेंगे कोई भी जुमला तो आप एक बेहतरीन तरीके से आप उसे क्वेश्चन मार्क में बदल सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर फर्स्ट में, फर्स्ट यूनिट में सिंपल प्रेजेंट टेंस को कोर्स में शामिल किया गया है ताकि आप बआसानी इसको समझ सकें और आपको इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाना आ सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी आइडेंटिफिकेशन आपको बता देता हूँ कि अगर आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझना है तो उर्दू के जुमले को समझना पड़ेगा, और उर्दू में जिस जुमले के आखिर पे ता है, ती है, ते हैं, और या जिस जुमले के आखिर पे हो मौजूद हो, जैसे वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाती है, मैं स्कूल जाता हूँ, ऐसे अल्फाज जिस जुमले के आखिर पे आए तो आप समझ लीजिए कि ये प्रेजेंट टेंस है और सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो अगर मैं इंग्लिश में इसके रूल्स की बात करूं तो बहुत सिंपल है इसको पहचानना। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज नहीं होता, जब हम इस पॉजिटिव सेंटेंसेस में जाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। और उसके बाद हम वर्ब की पहली फॉर्म, फेल की पहली फॉर्म इसमें इस्तेमाल की जाती है, और इसके साथ साथ उसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स आपके साथ में शेयर करता हूँ। मैं खत लिखता हूँ, इस जुमले के आखिर पे आप देखिएगा तो ता हूं लफ्ज आता है, तो इसको मैं ट्रांसलेट इंग्लिश में ऐसे करूंगा, आई राइट अ लेटर। आई सब्जेक्ट, राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आ आर्टिकल, लेटर इट इज एन ऑब्जेक्ट। ये कुछ अल्फाज हैं जो कि आप इसे आसानी से सिंपली आप इसको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है। तो आपको जो असाइनमेंट के तौर पे मैं चीज दे रहा हूँ वो ये है कि आप कोई 10 जुमले ऐसे जिसके आखिर पे ता है, ती है, ते हैं या ता हूं आता हो, ऐसे जुमले आप लिखिएगा, और लिखने के बाद इंग्लिश में जो रूल है, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये 3 चीजें लिखिएगा। एक मैं बड़ी जरूरी बात आपके साथ में शेयर करता चलूं कि बाज़ औक़ात जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ SES आता है। तो ये कब आता है, कब यूज किया जाता है, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। SES तब यूज किया जाता है जब हमारा सब्जेक्ट जो वर्ड होता है या सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर हो तो SES फॉर्म के साथ आता है। जैसे मिसाल के तौर पे ही, शी, इट, ही राइट्स अ लेटर, ही के साथ राइट अ लेटर नहीं आएगा क्योंकि ही सिंगुलर है, और इसी तरह शी राइट्स अ लेटर। ये वो अल्फाज हैं जब आप सिंगुलर वर्ड यूज करते हैं तो फिर फॉर्म के साथ SES का इजाफा होता है। इस कोर्स में जो दूसरी चीज शामिल की गई है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ये प्रेजेंट टेंस की सेकेंड ब्रांच के तौर पे उन्होंने यहाँ पे इसको यूज किया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस वो जमाना होता है कि जो जिसमें काम अभी जारी होता है, काम मुकम्मल नहीं होता, तो ये कंटिन्यूअस जारी होता है उसमें। मिसाल के तौर पे मैं खत लिख रहा हूं, वो स्कूल जा रहे हैं, वो खाना खा रही है। ये वो सेंटेंसेस है जिसमें वो, जैसे मैं खत लिख रहा हूं, इट मीन्स कि मैंने खत मुकम्मल नहीं किया, अभी उस खत को मैं लिख रहा हूं, वो इन प्रोसेस है। तो ये कंटिन्यूअस टेंस होता है। और कंटिन्यूअस टेंस की जब हम बात करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी होता है, पास्ट कंटिन्यूअस भी होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस भी होता है, यानी इसमें काम जारी होता है। और अगर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करूं तो इसकी पहचान आप रहा है, रहा हूं, रही है, ये उर्दू के कुछ सिंपल से जुमले जिनको अगर आप पहचान लेते हैं तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और जब मैं इसकी रूल की बात करता हूँ तो रूल्स कुछ इस तरह से हैं, सब्जेक्ट प्लस आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर यूज होते हैं। इज सिंगुलर चीज के साथ यूज होता है, एम सिर्फ आई के साथ यूज होता है, आई एक सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया जाता है, इसे ग्रामर में प्रोनाउन भी कहते हैं। और इसी तरह
जो आर है ये प्लूरल चीजों के साथ यूज किया जाता है, जैसे दे हो गया, कुछ बहुत सारी चीजें यानी प्लूरल चीजें हों तो के साथ आर हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद जो यूज किया जाता है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, उसके साथ आईएनजी का इजाफा किया जाता है जिसका मतलब रहा रही रहे होते हैं और आखिर पे ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। मिसाल में वही लेटर वाली दूंगा, आई राइट अ लेटर, इसको जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये करूंगा कि आई एम राइटिंग अ लेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कीजिएगा कि आपने कोई 10 सेंटेंसेस ऐसे कि जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हुआ था हो, उन 10 सेंटेंसेस को अपनी कॉपी पे नोट कीजिएगा और उसके बाद इन रूल्स को सामने रखते हुए, रूल्स आपके सामने मैं एक बार फिर डिस्कस कर लेता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट यूज किया जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज किया जाता है और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी और उसके साथ साथ आप लास्ट पे ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो आप 10 सेंटेंसेस लिखिएगा और 10 सेंटेंसेस लिखने के बाद आप अगर कोई सेंटेंस आपको समझ नहीं आती तो डिस्क्रिप्शन में आप वहां पे वो सेंटेंस लिख दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको चेंज करके दे दूं। माय डियर स्टूडेंट्स, इस फर्स्ट यूनिट में एक टॉपिक गेसिंग द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स के नाम से है, जिसमें लफ्ज़ों के मायने का अंदाज़ा लगाना। जब ये लफ्ज़ों के मायने का अंदाज़ा लगाया जाता है, गैस किया जाता है, कोई लफ्ज़ आपके सामने टीचर साइनोनिम की सूरत में, मुतरादफ की सूरत में आपके सामने जब पेश करता है तो अक्सर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये पता नहीं कहाँ से लफ्ज़ आया है। और इसमें सबसे पहली बात ये कि हमारी स्टडी थोड़ी होती है और स्टूडेंट गौर से उन लफ्ज़ों के मुतबादल अल्फाज को सोचता नहीं है, जिसकी वजह से उसके लिए पेपर्स में मसला बन जाता है। और अगर आप बेसिक इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव पेपर को देखिए तो हमारे लिए मसला यही बनता है। अगर मैट्रिक लेवल पे आप चेक करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि सबसे कम मार्क्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के जो कम स्टडी होती है, जो जहाँ पे वो फंस जाते हैं जाके, वो उनका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। तो इसमें आपकी स्टडी होनी चाहिए, आप गौर से अल्फाज की आपके पास एक वोकैबुलरी होनी चाहिए, तब जाके आप आसानी से इनका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कुछ अल्फाज आपके सामने मैं बताता चलता हूँ कि जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि साइनोनिम्स कितने ज़रूरी हैं। किसी ज़ुबान को आप अगर मज़ीद डेकोरेट करके किसी के सामने पेश करते हैं तो साइनोनिम्स का होना कितना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे कुछ अल्फाज हैं जिनके साइनोनिम्स मीनिंग्स में आपके साथ डिस्कस करता चलता हूँ। इनहांस, इट मीन्स इंक्रीज, काउंटर, अपोज, सिक्योरिटी, सेफ्टी, इंश्योर, मेक श्योर, अपग्रेड, improve, directives, orders, monitoring, observation, activists, campaigners। ये कुछ वो अल्फाज हैं कि जिनके साइनोनिम्स आप बतौर एक लफ्ज़ के साइनोनिम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए आपकी स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। इस बुक में मौजूद साइनोनिम्स का जहाँ पे भी टॉपिक है आप उसे गौर से पढ़िएगा, उन अल्फाज को अपने पास आप नोट कर लीजिए। अगर फिर भी किसी लफ्ज़ का साइनोनिम आपको नहीं आता तो आप इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में आप वो लफ्ज़ डाल दीजिए, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको वो लफ्ज़, उसका जो है वो साइनोनिम, उसके जो मीनिंग्स हैं, उसके जो मीनिंग्स गैस करने हैं वो आपके साथ में ज़रूर शेयर कर दूँगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट फर्स्ट के एक आखिरी टॉपिक पे बात करूँगा। यहाँ पे आपको बताया गया है कि कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं। सबसे पहले कंपाउंड सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं कि जो मोर देन वन सेंटेंस पे मुश्तमिल होते हैं और जिनको लिंक करने के लिए कुछ अल्फाज प्रेपोजिशंस का यूज़ किया जाता है, इंटरजेक्शंस का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एंड, बट, और, सो, ये वो अल्फाज होते हैं कि जिनको कंपाउंड सेंटेंसेस में आप यूज़ करके आप किसी भी सेंटेंस में यूज़ करके दो जुमलों को आपस में जोड़ सकते हैं और वो कंपाउंड सेंटेंस आप बना सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने मैं शेयर कर देता हूँ ताकि आप आसानी से इस कंसेप्ट को समझ सकें। मिसाल के तौर पे आई एम स्टडिंग कंप्यूटर साइंस, ये वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस है और इसको हम एक कॉमे से सेपरेट करेंगे। एंड माई सिस्टर इज डूइंग हर MBA। एंड माई सिस्टर, एंड को हम लिंक के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं और ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके साथ में शेयर करूंगा। द चिल्ड्रन स्टार्टेड हिटिंग ईच अदर, सो आई मेड देम go outside and play. The chicken korma dish was full of spices, but she picked up more salt to add the dish. He could finish his work now.
और ही कुड फिनिश इट टुमारो। ये वो कुछ अल्फाज हैं जिनको एंड, सो, बट, एंड, और की लफ्ज से इसको अलग किया गया है। तो ये कंपाउंड सेंटेंसेस अगर आपने पहचानने हैं, मैं सिंपली आपको बताता चलूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल दो सेंटेंस होते हैं जिनको कॉमन से सेपरेट किया जाता है, और सेपरेट करने के बाद एक वर्ड डाला जाता है जो एंड, सो, बट, और एटसेट्रा ये अल्फाज यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। स्टूडेंट्स, आप ये कंपाउंड सेंटेंसेस मिनिमम हर एक लफ्ज से 10 कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए, जिसमें एंड के 10 हो गए, सो, बट एंड और 40 टाइप्स ऑफ आप सेंटेंसेस कंपाउंड बनाने की कोशिश कीजिए। आप एज अ नोट्स अपने पास रखिए, और अगर कोई जुमला कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप वो जुमला लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट 1 का आखिरी टॉपिक आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। ये टॉपिक है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बिल्कुल कंपाउंड सेंटेंस की तरह है, ये भी दो जुमलों पे मुश्तमिल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क क्या है कि ये जो दो जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं, एक जुमला जो होता है वो सिंपल सेंटेंस होता है, जो कि बजाते खुद एक मुकम्मल और बामानी फिक्रा होता है, जबकि दूसरा जो जुमला होता है वो डिपेंडेंट सेंटेंस होता है, यानी वो डिपेंडेंट क्लॉज होती है और वो दूसरे पे इन्हिसार कर रही होती है। कुछ अल्फाज आपको बताता चलता हूँ जिससे आपको बड़ी आसानी से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो वर्ड्स हैं इफ, बिकॉज, आफ्टर, although, since, while, unless, even if। ये वो अल्फाज होते हैं कि जिनको आप इस्तेमाल करते हैं, जब ये कहीं पे इस्तेमाल होते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के तौर पे इनको यूज किया जाता है। एक एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, आप भी अपने पास लिख लीजिएगा, और हर एक पार्ट के 5-5 जुमले आपने, हर एक वर्ड के 5 जुमले बनाने की कोशिश करनी है आपने, और इंशाल्लाह आप मजीद अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्जाम। ये सेंटेंस अगर आपके साथ में शेयर करूं तो इफ ही वर्क्स हार्ड ये डिपेंडेंट सेंटेंस है, जबकि ही विल पास द एग्जाम ये एक सिंपल सेंटेंस है जिसका अपना एक मतलब है। ही विल पास द एग्जाम, वो इम्तिहान पास कर लेगा। और इफ ही वर्क्स हार्ड इट मींस ये कि ये डिपेंडेंट है। ये जुमला इफ ही वर्क्स हार्ड डिपेंड कर रहा है ही विल पास द एग्जाम पे। तो ये कंपाउंड बल्कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बेहतरीन एग्जांपल है। बिकॉज को हम कैसे यूज कर सकते हैं? आई लव माई वर्क बिकॉज आई यूज डिफरेंट कलर्स। आफ्टर वी फिनिश आवर वर्क वी विल गो आउट टू ईट। ऑल्दो everyone is present, although there is a heavy rain. Since we live in Lahore, we have seen all historical sites. While I was waiting for my bus, I met my friend. Unless you cannot lose weight unless you take proper care of your diet. Even if he has worked hard, he is still worried about his result. तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की कुछ एग्जांपल्स थी। आपको बतौर असाइनमेंट के मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि आप इन 5 या 6 किस्म के जो वर्ड्स यूज हुए हैं, हर एक वर्ड से 5 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपसे नहीं बन रहा, आप अगर मजीद आपको समझ नहीं आती, तो आप काइंडली नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में आप वो अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं मजीद डिटेल के साथ आपके साथ उसको प्रॉब्लम को हम निपटने की कोशिश करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये था फर्स्ट यूनिट जिसमें हमने आस्किंग एंड क्वेश्चनिंग के हवाले से हमने बड़ी डिटेल में स्टडी की है। इसमें हमने 2 टेंसेस की वजाहत की है, जिसमें प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इसके साथ साथ हमने शॉर्ट फॉर्म्स इंग्लिश की कैसे यूज़ की जाती हैं, और इसके अलावा हमने गेसिंग द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स, और उसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पे एक कम्प्रीहेंसिवली एंड प्रिसाइजली हमने गुफ्तगू की है। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप जो आपको असाइनमेंट दी गई है, जो आपको नोट्स दिए गए हैं, आप उनके मुताबिक आप प्रैक्टिस कीजिए। कम अज़ कम डेली 2 से 3 घंटे आप इस इंग्लिश बुक को, इन लेक्चर्स को ज़रूर देखिए।
आप अपना काम कीजिए। और अगर फिर भी कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। आप उस व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर तौर पे गाइड करने की कोशिश करूँगा। बहुत जल्द नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होता हूँ। तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।